हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका बंधन म्यूचुअल फंड्स प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक स्पेशल एपिसोड लेकर आपके साथ हाजिर हैं हम, जहां पर हम बात करेंगे खास तौर पर बिजनेस साइकिल फंड्स की कि बिजनेस साइकिल फंड्स क्या होते हैं, ये किस फंड कैटेगरी में आते हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या कंपोजिशन इनका होता है, किन लोगों के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। तो पूरी ए टू जेड बिजनेस साइकिल फंड्स की आपको आज हम बताएंगे और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बंधन म्यूचुअल फंड के वाइस प्रेसिडेंट इक्विटीज मिस्टर विशाल बरैया। आप साथ में बंधन बिजनेस साइकिल फंड्स के फंड मैनेजर भी हैं। तो विशाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई थिंक इट विल बी एक्साइटिंग जर्नी विद यू इन नेक्स्ट 30 मिनट्स, जब हम मार्केट्स के बारे में आपसे समझेंगे, आपकी बिजनेस साइकिल फंड्स की जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको जानेंगे एंड ओवरऑल हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे कि क्या उनके लिए म्यूचुअल फंड की दुनिया में नया और अलग है। राइट, तो शुरुआत में थोड़ा मार्केट आउटलुक से करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड हो वो मार्केट से सीधा सीधा कनेक्टेड रहता है। इस समय जिस तरह का मार्केट हम देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूं कि न्यूज़ ओरिएंटेड है, कभी अमेरिका से आ जाती है, कभी इंडिया की अपनी न्यूज़ होती है। सो काफ़ी डोलड्रम में भी दिखता है, किसी दिन अच्छा करता है, किसी दिन नहीं करता है। आपके हिसाब से, फंड्स के हिसाब से इस समय का मार्केट सिचुएशन कैसा है? नमस्ते विपिन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मार्केट की जो परिस्थिति अभी है, हम इस पे हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। मार्केट पे हमारे हिसाब से सिनारियो जो पैन आउट हो रहा है वो अच्छा है। नियर टर्म में थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज हैं, कुछ रिस्क हम जो देख रहे हैं मार्केट में। पहली, अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, सरकार उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है जितना उनको करना चाहिए था। और जो कंजम्पशन है, अगर आप उपभोग देखें हमारे कंट्री का, तो करीब 60% जीडीपी का कंजम्पशन से आता है हमारे देश में। और तो ये 60% जो है कंजम्पशन जो है, ये थोड़ा सा स्लो, धीरे ग्रो हो रहा है। और ये इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ मेजर्स लिए हैं, जैसे टैक्स कट देने का बजट में। बट इससे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो आपका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, कंजम्पशन, तो उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है। हम्म। और इन्वेस्टमेंट्स भी थोड़े से स्लो हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में। तो हमारे हिसाब से ये 6.5% शायद थोड़ा सा रिस्क पे हो सकता है। हम्म। और ग्लोबली ये हो रहा है कि जो इकोनॉमी है, वो ग्लोबल इकोनॉमी भी थोड़ी सी अनसर्टन है टैरिफ्स के चलते, कि कहाँ पर टैरिफ्स लगेंगे, कैसे लगेंगे, किस देश पे कितना होगा, और डिफरेंशियल क्या होगा। मतलब अगर हमारे देश पे X% टैरिफ है, तो हमारा जो कॉम्पिटिटर देश है, जो हम जो सामान बना के भेज रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर जो कोई दूसरे देश भी हैं जो वही सेम सामान बना के भेज रहे हैं, तो उन पर क्या टैरिफ लग रहा है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो देखना इम्पोर्टेंट है। और ये अनसर्टिनिटी के कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट ग्लोबल अर्थव्यवस्था पे भी हो रहा है। हम्म। केपेक्स कैपेसिटी एडिशन थोड़ी स्लो हो रही है। जी। तो ये थोड़े से, ये ऐसा ये आउटलुक में हम ऑप्टिमिस्टिक इसके लिए है, क्योंकि ये सारे कंसर्न्स के बाद भी हम ग्रो कर रहे हैं 6.25-6.5% के हिसाब से। हम्म। कुछ सेक्टर्स हैं जो बेटर परफॉर्म करेंगे, कुछ सेक्टर्स हैं जो शायद थोड़ा सा कम करें, बट फिर भी ग्रोथ तो है। ठीक है। तो नहीं, जी। बढ़िया एक आपने आउटलुक दिया कि क्या इस समय इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट्स को और उसके पीछे की कहानी क्या है। चूंकि आपने अर्थव्यवस्था की बात की विशाल जी, और भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी बहुत हद तक इतनी मैन्युफैक्चरिंग और डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद भी एग्रीकल्चर पे काफ़ी डिपेंड करती है। और अभी मॉनसून का ऑनसेट हो चुका है जो वक्त से पहले है। प्रिडिक्शन उसे लेकर बहुत अच्छे हैं कि इस बार नॉर्मल या अबव नॉर्मल मॉनसून होगा। क्या एक छोटी सी सिल्वर लाइनिंग देखते हैं इसे लेके, जहां तक आपने कंजम्पशन की बात कही? जी बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि मानसून जो है वो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये टाइम पे जब आईएमडी ने और स्काईमेट ने दोनों ने कहा कि ये 100% के ऊपर का मानसून होगा एज अ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। और स्पेशली जब रिजर्वायर लेवल जो हैं, तो खरीफ जो फसल होगी वो तो अच्छी होगी ही। और उसके बाद में जो राबी की फसल होगी वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो इंडिया में
कंजम्पशन जो है वो के शेप्ड है। कोविड के बाद से हमने थोड़ा सा ज़्यादा देखा है ये कि कई लोग जो हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जो हाउस होल्ड इंडिया में अच्छा कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंज्यूम कर रहे हैं। भले वो फ्लाइट्स हों, होटल्स हों, जो सर्विसेज इकोनॉमी है या हाई एंड गुड्स हैं, वो वही सेट ऑफ घर हैं जो अच्छा कंज्यूम कर रहे हैं। और जो मास मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो उतना ज़्यादा अच्छी तरह से कंज्यूम नहीं हो पा रहे हैं। तो बारिश अच्छा होने के कारण इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, ये ऐसा हमारे को लग रहा है। बट इनमें अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा मार्केट है कंजम्पशन का, जो लोअर एंड ऑफ द मार्केट है। यहाँ पर जो अपनी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका थोड़ा सा कम प्रेजेंस है ये हम्म। सेगमेंट में, और लेकिन जिनका कुछ का है उनका बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। तो ज़रा स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो यही मार्केट को टैकल करती हैं, एड्रेस करती है, तो उनके लिए एक्चुअली सिनेरियो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो हाँ, जाएगा। जैसे हम अब कई बार एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं इस दौरान बाजार में, मॉनसून रिलेटेड बात कर लें तो बहुत लोगों को थीम पसंद आ रही है कि भाई जो टू व्हीलर का थीम है वो चूंकि सीधा सीधा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, मॉनसून और वहाँ पर काफ़ी बिक्री होती है। तो एक रूरल इकोनॉमी हो गई, एक अर्बन इकोनॉमी हो गई, और मॉनसून का इम्पैक्ट क्योंकि डायरेक्ट किसानों पर या छोटे शहर या छोटे कस्बे वहाँ ज़्यादा आपको देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो एक चीज़ तो मैंने कही, जैसे टू व्हीलर्स की बिक्री हो गई, कुछ पर्टिकुलर गुड्स की बिक्री हो जाएगी। क्या इसी तरह के सेक्टर जो रूरल इकोनॉमी से सीधे एड्रेस कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं, वो अभी हमें थोड़े चलते हुए नजर आएंगे? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इन एडिशन टू दीज कपड़ों का सेक्टर है, हम्म। जो कपड़ों की श्रेणी में भी हमारे हिसाब से थोड़ी सा इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। फिर रूरल में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एफएमसीजी गुड्स भी जो हैं उनका पहले जितना विस्तार ग्रामीण में होता था, आजकल थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे अगर आप ब्यूटी एक्सेसरीज भी देखें तो उनका उनकी डिमांड एक्चुअली रूरल सेमी अर्बन एरिया से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। तो वो सारी जगहों पे भी हम कई सारा इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। दूसरा एक है कि जो घर के इम्प्रूवमेंट की चीज़ें हैं, पहले ये सारी चीज़ें ज़्यादातर शहरों में बिकती थी, अब ये सारी चीज़ें ग्रामीण में भी बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। हम्म। तो अगर ये इम्प्रूवमेंट आता है तो ये सब जगहों पे भी फ़र्क दिखेगा। और हमारे को फ़र्क दिखेगा फाइनेंशियल्स में। देखिए बहुत सारे ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं ये अंडर पेनिट्रेटेड हैं ग्रामीण और सेमी अर्बन एरियाज में। तो ये आज यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा ये श्रेणी में, तो आपको फाइनेंशियल्स में भी कई सारा एब्जॉर्प्शन दिखेगा। तो और एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा अच्छी बारिश का कि हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है, जो पिछले 2 साल थोड़ा सा ज़्यादा था, जिसके कारण आरबीआई के ऊपर प्रेशर था, बहुत जल्दी रेट कट नहीं कर पा रहे थे, तो जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ा सा बेटर उसके आउटलुक हो जाएगी, क्योंकि अगर मानसून एक्चुअली बारिश एक्चुअली 100% से ज़्यादा होती है तो उसमें खरीफ और रबी दोनों अच्छे रहेंगे। तो वो सिनारियो में फूड इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, तो आरबीआई के पास में थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा जगह रहेगी जो एडिशनल हम 50 बिप कट देख रहे हैं हम्म। उसको करने के लिए। राइट। चलिए, तो अब बाजार की बात बीच बीच में और करते रहेंगे, लेकिन अब मूव कर जाते हैं स्पेसिफिकली जो फोकस ऑफ द डे है, दैट इज बंधन बिजनेस साइकिल फंड। क्योंकि हमने अभी तक जो दोनों तीन बातें की हैं, बहुत ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन्ड इट इन द वे ऑफ बिजनेस साइकिल्स ही वो हमें समझ में आई। जिस तरीके से आपने बाजार की पूरी परिभाषा को उसमें पिरोया। अब ये बताइए हमें कि ये जो बंधन बिजनेस साइकिल फंड है किस तरीके का फंड है, और क्या इसके कंपोनेंट्स हैं? जी, बिल्कुल। तो ये एक ऐसा फंड है जहाँ पर हम बहुत सारे सेक्टर्स में, श्रेणी में ज़्यादा निवेश करेंगे, और कुछ श्रेणियों में, कुछ सेक्टर्स में हम बहुत कम इन्वेस्ट करेंगे। तो जनरली अगर आप फंड देखें तो वो बेंचमार्क से आसपास में होते हैं फंड्स, उनके सेक्टर वेट्स। और हम एक्चुअली ये डिलीवर कर रहे हैं, ये प्रॉमिस कर रहे हैं हमारे निवेशकों को कि हम इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखेंगे, ताकि इसमें आप सेक्टर के जो साइकिल्स हैं वो आप प्ले कर सकते हैं। हम्म। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे समझिए आपको ऐसा लगता है जो स्वास्थ्य श्रेणी है, सेक्टर है, दवाइयों का सेक्टर है, वहां पर हमारे को ऐसा लग रहा है कि वहां पर अभी भी कई अपॉर्चुनिटीज हैं निवेश करने की।
तो हमारा वेट जो है वो सेक्टर में बेंचमार्क से करीब करीब डबल है। ओके। तो आप मतलब अगर उसका वेट 6% है, हमारे पास में 10.5% है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट डिविएशन है। आप जनरली फंड्स में इतना डिविएशन नहीं देख पाते हैं। और तो उस ये एक एग्जांपल है, एक उदाहरण है, जैसे हमारा बिजनेस साइकिल फंड को हम अलग तरीके से रन करते हैं एज कंपेयर टू जो नॉर्मल इक्विटी फंड्स हैं उनके कंपैरिजन बड़े में। पॉइंट्स है। तो बिजनेस साइकिल जब हम कह रहे हैं, वो बिजनेस साइकिल को थोड़ा समझाइए कि फंड के लिहाज से बिजनेस साइकिल के या मायने क्या हैं? जी, बिजनेस साइकिल एक मतलब ऐसा फेज है जहां पर एक पर्टिकुलर सेक्टर या कुछ सेक्टर्स अगले कुछ सालों के लिए बहुत बेटर करेंगे हम्म। एज कंपेयर टू द ओवरऑल इकोनॉमी एंड दूसरे सेक्टर्स के कंपैरिजन में। सेक्टर्स जो हैं, जो हमारे हिसाब से हमारे एनालिसिस के हिसाब से बेटर करेंगे अगले कुछ सालों में, वो सेक्टर्स के पे हम ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे हमारे फंड में। आप जैसे, और इसको हम एनालाइज करेंगे, अनुसंधान करेंगे कई सारी चीज़ों से। हम्म। जैसे मैक्रो अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, हम पर्टिकुलर जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, उसमें क्या हो रहा है, और फिर हम देखेंगे लास्ट में स्पेसिफिक कंपनीज में कि उनमें क्या होगा। तो ये एक ऐसा फंड होगा जहां पर हम टॉप डाउन कॉल लेंगे कि कौन सी ऐसी श्रेणी है जहां पर हमको हमारा वेट ज्यादा होना चाहिए फंड में, और फिर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो इसमें फिट होते हैं। ऐसा कई बार ऐसा हो सकता है, एज एन उदाहरण, कि हमारे को सेक्टर अच्छा लग रहा है, हम्म। लेकिन कंपनीज बहुत ज्यादा चल चुकी हैं ऑलरेडी, या बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगी हो गई हैं, तो हम्म। शायद हम वो नहीं करें। तो मतलब कॉम्बिनेशन होगा टॉप डाउन और बॉटम अप का, लेकिन प्राइमरी ओरिएंटेशन ये फंड का टॉप डाउन होगा, ये निवेश करने के लिए कि कहाँ पर हमारे को इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ अगले कुछ सालों के लिए बहुत बेटर दिख रही है। तो आपने एक उदाहरण दिया सर विशाल जी, आप दवाइयों का सेक्टर जो फार्मा सेक्टर है उसका कुछ और उदाहरण देके आप समझा सकते हैं कि हाँ वो जी। सेक्टर्स जो आपने कहा कि सीधे आप इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड है और आगे चलते हुए ये सेक्टर्स आपको बेहतर करते हुए नजर आएंगे, थोड़ा एग्जांपल से अगर हम समझें। हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी जैसे जल का क्षेत्र है, हम्म। जैसे जल का पानी, पीने पीने वाला पानी का सप्लाई हो गया, या थोड़ा इरिगेशन हो गया, सिवेज ट्रीटमेंट है, ओवरऑल वाटर हैंडलिंग है फॉर द कंट्री। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम बहुत निवेश देख रहे हैं स्टेट्स की सरकारों से और सेंट्रल की सरकार से। तो ये यहाँ पर हम अगर ज़्यादा निवेश करते हैं, तो अगले कुछ सालों में ये क्षेत्र बहुत अच्छा करना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो ये सेक्टर में, क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है समझने के लिए कि कहाँ कहाँ पर निवेश की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अगर अभी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इसके लिए हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है सरकार से। रिस्क ये हो सकता है कि काम बहुत धीरे हो, और काम धीरे होने के कारण कंपनीज पैसे नहीं बना पाती, या कंपनीज ने अगर थोड़ा सा काम किया तो उनको सरकार से पैसा लेट आया है, तो इसके कारण भी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ पाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद में भी हमारे को ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर निवेश ज़्यादा किया जा सकता है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे बिजली है। हम्म। बिजली एक ऐसा क्षेत्र है भारत में जहाँ पर हमको बहुत निवेश करने की ज़रूरत है। और बिजली में भी अगर हम देखें तो ब्रॉडली तीन चार सब क्षेत्र होते हैं। जैसे जनरेशन है, बिजली का उत्पादन, हम्म। फिर बिजली का ट्रांसमिशन है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पर घरों में और फैक्ट्रीज में बिजली पहुंचानी है, राइट। और फिर फाइनेंसिंग है ये पूरे बिजली की, और फिर है इक्विपमेंट, ये बिजली के लिए, उत्पादन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने को जितना इक्विपमेंट चाहिए वो सबकी अवेलेबिलिटी होना। तो ये भी एक बहुत अच्छा निवेश का हमारे हिसाब से एक क्षेत्र है जहाँ पर अगले कुछ सालों के लिए यहाँ पर डिमांड बहुत रहेगी।
तो वहाँ पर भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी इन्वेस्ट करने के जी, लिए। बढ़िया। आपने अच्छा उदाहरण देके समझाया कि किस तरीके से एक बिजनेस साइकिल फंड काम करता है। क्या उसके पैरामीटर्स हैं, क्या उसके फंडामेंटल्स हैं, कैसे सेक्टर पिक किए जा रहे हैं और क्या देखा जा रहा है उसमें। तो एक छोटा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन जब ब्रेक से आएंगे तो थोड़ा फिर इस फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करेंगे। विशाल जी से जानेंगे किन लोगों के लिए निवेश के लिए आइडियल है और आगे चलते हुए कितना रिटर्न इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद ये कुछ अहम सवाल जो हम विशाल जी से लेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड्स प्रेजेंट फायदेमंद फंड, और आज हम यहां पर बातचीत कर रहे हैं बिजनेस साइकिल फंड्स की। इनफैक्ट आज जो बंधन का ही एक बिजनेस साइकिल फंड है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो बातचीत हो रही है विशाल बरैया साहब से, वाइस प्रेसिडेंट इक्विटीज बंधन म्यूचुअल फंड एंड इंडीड द फंड मैनेजर फॉर द सेम फंड जो कि है बंधन बिजनेस साइकिल फंड। तो विशाल जी, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें आपने ब्रेक से पहले हमें बताई कि एक बिजनेस साइकिल फंड होता क्या है, क्या उसके कंपोजिशन होते हैं, क्या आप देखते हैं, कैसे उसे आप मैनेज करते हैं। अब थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं कि परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कंपैरेटिवली एक नया फंड है, अभी तक किस तरह की परफॉर्मेंस इस फंड से आई है और आगे हम इससे कैसी उम्मीद कर सकते हैं, और कितने वक्त में इस तरह के फंड के परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमी की साइकिल और बिजनेस साइकिल से जुड़े हुए हैं। जी, देखिए ये टाइप के फंड्स को एक मीडियम टर्म आउटलुक से देखना चाहिए। जैसे 3 से 5 साल के बीच में, कि जब आपको एक्चुअली वो फंड मैनेजर का स्किल जो है वो आपको फंड में दिखती, फंड के परफॉर्मेंस में दिखता है। और जो कॉल्स लिए हैं फंड मैनेजर ने, जो क्षेत्रों में निवेश किया है, वो क्षेत्र कैसे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि ये सब बड़े सेक्टर्स होते हैं, इनको चलने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, मोमेंटम आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो हमारे को ओवर अ मीडियम टर्म ये फंड्स को इवैल्यूएट करना चाहिए। राइट। तो अभी अगर ये हम फंड जब हमने लॉन्च किया था सितंबर में करीब। जी जी जी, सर, हाँ जी बताएं। अ, जी, तो ये फंड हमने जब लॉन्च किया था तब सितंबर में, तो हमारा फंड एक्चुअली मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल। और इसमें हमने तब कॉल लिया था कि हम थोड़ा सा धीरे निवेश कर रहे थे। तो हमने एज पर रेगुलेशंस पूरा निवेश कर दिया था, बट हमने बहुत कॉशियसली, बहुत डिफेंसिव तरीके से निवेश किया था ये फंड में। और फिर उस दौरान जैसे अगर आप देखें तो हमारा एक्सपोजर फाइनेंशियल्स में कम था। हमको तब लग रहा था कि थोड़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी फाइनेंशियल्स में इन्वेस्ट करने की, जो हमारा कॉल थोड़ा सही था और हमको मिली। और हमने फाइनेंशियल का निवेश उसमें कुछ ज़्यादा किया। तो ऐसे आप देखें तो हमारा सेक्टर का जो एलोकेशन है वो भी चेंज हुआ है एज कम्पेयर टू जब हमने लॉन्च किया था फंड, और अभी जब 6 महीने के ऊपर हो गए हैं ये फंड को मार्केट में जी, आने से। नहीं नहीं, बड़ा तो इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपसे एलोकेशन जानना चाहूंगा कि किस सेक्टर्स में, इनफैक्ट कंपनीज भी अगर आप बताएंगे तो और बेहतर होगा। और एक सवाल मेरे मन में ये भी आ गया कि जब हम बिजनेस साइकिल की बात करें, जैसे आपने कहा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से ऑलमोस्ट ये जुड़ा हुआ फंड है, तो मेरे मन में सवाल आता है कि क्या इंफ्रा कंपनीज को या उस सेक्टर को इसमें जगह मिली है, क्योंकि काफ़ी काम इस वक्त हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो रहा है, थ्रू आउट कंट्री हो रहा है। चाहे आप पोर्ट्स की बात कर लें, चाहे एयरपोर्ट्स की बात कर लें, चाहे रोड नेटवर्क की बात कर लें, चाहे रेल नेटवर्क की बात कर लें, और उसी से जुड़ा बहुत बड़ा रियल एस्टेट भी साथ में डेवलप हो रहा है। तो क्या ये सेक्टर्स और इस तरह की कंपनीज भी इसमें जगह रखती हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया है ये सारी चीज़ों को। ये एक मैक्रो टॉप डाउन फंड है। और बिकॉज इंडिया में निवेश जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, यहाँ पर हमारे देश में जितना होना चाहिए था निवेश, उससे बहुत कम हुआ पिछले कुछ सालों में, कई दशकों में मैं ऐसा बोलूँगा। तो वो हम आज उसमें कैच अप कर रहे हैं। तो अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। हम एक 600 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत लेट चल रही है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। आज के दिन पे चाइना में 45,000 हाई स्पीड रेल ऑपरेशनल है। तो जस्ट मैं आपको एक उदाहरण देके बता रहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जनरली कितना पीछे चल रहे हैं।
तो हमारे फंड में इंडस्ट्रियल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में दोनों को कंबाइन अगर हम करें तो हम ओवरवेट हैं ये स्पेस में, हमारे फंड में। हमारे हिसाब से ये जो स्टोरी है इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की, ये कई सालों तक और चलेगी। और इसमें कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, ऐसे छोटे क्षेत्र हैं विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं निवेश करने की। तो वो सब में हम, हमारे फंड में बहुत अच्छा एक्सपोजर है अगर आप देखेंगे तो हम इसको पूरी तरह से कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ये सेक्टर में। बट थोड़ा सा हम कॉशियसली चलते हैं, क्योंकि ये सेक्टर साइक्लिकल है। तो और ये सेक्टर कोविड के बाद में अच्छा चला था, फिर लोकसभा चुनाव के बाद में थोड़ा नीचे आया है। तो उसमें हमको थोड़ा सा कॉशियस ज़्यादा रहते हैं हम ये सेक्टर में। लेकिन हाँ, आज एक्सपोजर ज़्यादा है ये स्पेस में। इसके अलावा जी जी, जी जी। इसके अलावा हमारे पास में आज जो फाइनेंशियल्स है वहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा है। फाइनेंशियल्स में भी अगर हम देखें, जो जिनको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोलते हैं, जो स्पेसिफिक सेक्टर, सब सेक्टर में फोकस्ड हैं, उनमें भी हमारा एक्सपोजर ज़्यादा है। हमारे हिसाब से जो अभी तक 50 बिप का रेट कट किया है रिजर्व बैंक ने, शायद 50 बिप और करने की अपेक्षा है। तो हम्म। ये होने से, ये अगर होता है अगले कुछ महीनों में, तो इससे जो कंपनीज को बेनिफिट होगा, हमारे पास में कुछ वैसी कंपनीज भी हैं जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, जैसे रिटेल फाइनेंसिंग कंपनीज हैं। ये सारी कंपनीज को भी अच्छा खासा बेनिफिट होना चाहिए। फिर कुछ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कंपनीज हैं जहाँ पर भी रेट कट का बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। जी। तो अगर टॉप होल्डिंग्स विशाल साहब आप बता पाएं। हाँ जी, हमारी टॉप होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, TCS, इन्फोसिस। फिर हमारे पास में कुछ अलग टाइप की कंपनीज भी हैं, जैसे सुंदरम क्लेटन, जैसे अदानी पोर्ट्स। अ, तो हम मतलब एक ही खाली जो निफ्टी की बड़ी कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे हैं। हम कई सारी दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे वोखार्ड है। वोखार्ड का बहुत बड़ा वेट है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो हम इसमें एक्चुअली फंड मैनेजर एक कॉल ले रहा है कि मैं अपना जो बेंचमार्क सेक्टर, बेंचमार्क इंडेक्स है, खाली उससे लग के नहीं चलना है ये फंड को। एक्चुअली थोड़े से एक्टिव कॉल्स लेके हमारे निवेशकों के लिए थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है, रिस्क को ध्यान में रखते हुए। जी, बढ़िया। एट लास्ट सर मुझे ये बताइए कि किस तरह के निवेशकों के लिए ये फंड आइडियल रहेगा। जी, विपिन जी, ये एक एवरग्रीन फंड है, जिसमें आप जैसे आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही ये फंड में भी आप किसी भी समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड में आप जो भी, हमारे को लग रहा है या फंड मैनेजर को लग रहा है कि कुछ सेक्टर जो अच्छा करेंगे, उसमें वो फंड मैनेजर रोटेट करता रहेगा। तो इसमें आप एनी पॉइंट इन टाइम पैसे लगा सकते हैं। ये फंड में रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल होगा फंड एज कम्पेयर टू अ टिपिकल जो डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं उससे। तो आपको वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा मिल सकती है ये फंड में। उसके लिए एज पर सेबी की जो क्लासिफिकेशन होती है, उसमें ये थोड़ा सा रिस्की कैटेगरी में, क्षेत्र में आता है। तो वो हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए एज ए निवेशक ये फंड में। और इसमें आप SIP और लमसम दोनों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप ये सोचें कि अर्थव्यवस्था ओवरऑल थोड़ी सी ठीक करनी चाहिए, और हम दूसरे अगर देश देश देखें पूरे वर्ल्ड में, तो उनसे तो हम रिलेटिवली बेटर कर रहे हैं। तो वो बेसिस पे अगर कोई सेक्टर अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है, तो फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली कॉल ले रहा है। और इसमें एक और फायदा है, बिकॉज ये थीमेटिक फंड में क्लासिफाई होता है, फंड मैनेजर के पास में एक अलाउंस होता है कि इसको कैश बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो फंड मैनेजर थोड़ा सा एसेट एलोकेशन का कॉल भी ले लेता है ये फंड को मैनेज करने में।
तो ये हम मतलब हम बोलते हैं कि ये फंड एक एवरग्रीन फंड है, जिसमें आप एनी टाइम इसमें इन्वेस्ट करने का जी, आप सोच सकते हैं। थैंक यू विशाल सर। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि एक बिजनेस साइकिल फंड क्या होता है, किस तरीके से चलता है, और ये तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जबकि हम एक बड़े ग्रोथ साइकिल में है। इंडिया काफ़ी आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम सेक्टर्स। ठीक है, अर्थव्यवस्था में अभी जो भी स्थिति है वो बहुत सारे चीज़ों पर निर्भर करती है, लेकिन जिस एक बड़ी साइकिल में इंडिया है, मेजर ग्रोथ साइकिल में, ऐसे में इस तरह के फंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस फंड फॉर आवर व्यूवर्स, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला और आप कार्यक्रम में शामिल हुए। सो सभी दर्शकों से भी उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा कि क्या और सुनना चाहते हैं, क्या और जानना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे फ़ायदेमंद फंड्स में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।